हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर का जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों का लेक्चर था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ये क्या हुआ करता है, मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुआ करता है जिसका यूज़ जो है वो बाकी जो आपके हाफ सेल्स हुआ करते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। एसएचई के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स हुआ करते हैं डिफरेंट हाफ सेल्स के, उनसे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, उनसे हम लोग क्या इन्फ्रेंस पता कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो उससे हम लोग क्या पता कर पाएंगे। हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये वैल्यूज पॉजिटिव हुआ करती हैं तो ऐसे हाफ सेल्स जो होते हैं वो जनरली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हुआ करते हैं, और जो आपके अगर मान लीजिए वैल्यूज नेगेटिव है तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हुआ करते हैं, है ना। तो ये हमने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया था हमारे इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन को, विच वाज द नास्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ड्राइव किया था, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बेसिकली नास्ट इक्वेशन के ही कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और अपना लेक्चर 4 शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट में जो हम लोग का लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने नास्ट इक्वेशन कैसे डिराइव किया था, वो क्या वैल्यू आई थी। इट वाज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस। अब अगर मान लीजिए आपको बताया भी था कि अगर टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है या फिर जो आपकी रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन यानी एट रूम टेम्परेचर हो रही है तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी होती है 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये हमने को बताया था। और अगर मान लीजिए एनोड जो हमारी रिएक्शन अगर मान लीजिए उसमें कोई कोफिशिएंट है तो वो इनकी पावर्स में चले जाया करते थे। यहाँ पर एन क्या था, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि एन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, है ना। कि जो हमारी चाहे वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो चाहे वो रिडक्शन की रिएक्शन हो, उसमें क्या जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू हम लोग क्या बोला करते हैं, एन बोला करते हैं। समझ आ गई बात सभी को। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म जो थी ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव कर ली थी और इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल इफ इट्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 3.17 वोल्ट। मतलब हमारे पास में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हुआ करता है, ई नॉट सेल। यानी मेरे पास ये वैल्यू गिवन है विच इज 3.17 वोल्ट। समझ आ गई बात है। आगे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली किस फॉर्मेट में है, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। तो क्या इससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन से स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही हैं, कौन से रिड्यूस हो रही हैं, और क्या हम लोग एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। जब हमने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सिखाया था तो उसमें हमने आपको बोला था कि जो मेरा लेफ्ट साइड जो हुआ करता है उसमें हम लोग जनरली किसको दिखाते हैं, एनोड हाफ को, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और वैसे आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर देखिए Mg जो है वो Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर हम मान लीजिए लिखना चाहते हैं एट एनोड, तो मेरे पास एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, Mg सॉलिड जो है वो Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स में रिलीज हो रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एट कैथोड कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, तो कैथोड कहाँ पर हुआ करेगा, जो मेरा राइट साइड हुआ करता है सेल रिप्रेजेंटेशन में। यानी Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Ag+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा होगा Ag सॉलिड में। यहाँ पर एक्वस लिख दीजिए, आप कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि मेरे कैथोड की रिएक्शन में तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है और एनोड की रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने आपको पढ़ाया भी होगा, शायद अपने 11th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, कि जब भी हम कोई रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम लोग उसमें जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता है, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर लेट से हम पूरी इक्वेशन को
टू से हमने लेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर भी टू आ जाएगा और यहाँ पर भी टू आ जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मान लीजिए एनोड पे दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। इस वजह से हमने इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई बात सभी को है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन में चाहे आप कैथोड को देख लें चाहे आप एनोड को देख लें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स का। यानी मेरे पास ये जो एन यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी आ चुकी है, विच इज वॉट, टू। समझ आ गई बात सभी को है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग आगे, इस वैल्यूज हमारे पास है, इसको पुट करेंगे। अब देखिए हमें पास ये, अगर मान लिया हम लोग को यहाँ से ई सेल पता करना ना, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, सेल पोटेंशियल हमसे पूछा जा रहा है ना। ये देखिए हमने यहाँ पे सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो देखिए मेरे पास ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन हमने निकाल लिया लॉग, यानी एनोड की कंसेंट्रेशन। एनोड में कौन सा एन फॉर्म हो रहा है, Mg2+। तो देखिए मेरे पास ये कंसेंट्रेशन यहाँ पे ये गिवन है, ये वैल्यू हम आगे पुट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, क्या इसका कोई कोफिशिएंट है, क्या कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर कुछ नहीं आएगी, यानी बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मान लिया हम कैथोड की बात करते हैं, कैथोड मेरा कौन सा है, Ag+ है, पर देखिए इसका कोफिशिएंट अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब इसकी पावर आएगी। समझ आ गई बात सभी को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो उसके बाद हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होती है, विच इज ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 बाई टू लॉग ऑफ दिस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑन दिस कंसेंट्रेशन। और इसका स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि पहले बताया था, क्योंकि जो हमारे पास Ag+ था उसका कोफिशिएंट था 2, इस वजह से वहाँ पे पावर पहुंच जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखिए 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई टू लॉग ऑफ 0.130। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको क्या हम 10⁻⁻4 लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या बनेगा, 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई टू इंटू लॉग ऑफ 0.130 इंटू, तो देखिए ये 10⁻⁻8 हो जाएगा और इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा, 10⁻+8। तो हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ 0.130 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, 7.11 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.0591 डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.210। ठीक है, इतनी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, विच इज 3.17 माइनस 0.21। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मान ली हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा, इट विल बिकम 3.17 माइनस 0.21, इट विल बी 2.96। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.96 वोल्ट। ये मेरे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, इट इज द ई सेल। समझ आ गई बात सभी को है। तो स्टूडेंट इस प्रकार के बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आया करते हैं, और यहाँ पर हम टाइप सेव करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट यू एज ऑलवेज, प्लीज़ जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो आप कोशिश कीजिए ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं इनको आप खुद अपने आप हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। समझ आ गई बात सभी को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट इक्वेशन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम क्या हुआ करता है, ये हम सभी को पता है, क्लास लेवल तो आपने पढ़ भी रखा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ करता है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो स्टेट्स है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ है, अगर उनकी कंसंट्रेशन इक्वल आ जाती है या फिर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट हुआ करती है किसी भी प्रोसेस के दौरान है जहाँ पर आप हल्का सा भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। समझ आ गई बात सभी को। तो सबसे पहले हम जो हमारी नॉर्मल लास्ट इक्वेशन है हम उसको नोट कर लेते हैं, विच इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर A अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड टू द पावर B। समझ आ गई बात। अब देखिए अगर मान लिया ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अगर मान ली फॉर एग्जांपल हम लोग डेनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो डेनियल सेल की हमारे पास में रिएक्शन क्या हुआ करती है कि जिंक Cu2+ आयन से रिएक्शन करके जिंक 2+ आयन बना रहा था और कॉपर बना रहा था, है ना। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है, बेसिकली डेनियल सेल में क्या हो रहा था कि आयंस का ट्रैवलिंग हो रही थी ना, आयंस एक तरीके से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रहे थे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंसंट्रेशन ऐसी आ गई कि यहाँ पर पास एक सिचुएशन ऐसी हो गई जब दोनों हाफ सेल मेरे पास जो है उनमें कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, बराबर हो गई, तो क्या वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड करेगी,
नहीं प्रोसीड करेगी, मतलब हमें उस टाइम पर रिएक्शन से या फिर सेटअप से कोई भी करंट नहीं मिल रहा होगा। समझ आ गई बात है? तो इसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोले, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। नहीं समझ आया तो आप यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास बीकर था, ये मेरे पास पहला इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर क्या हो रहा था कि जिंक जो थे, जिंक के आयंस यहाँ पर टूट करके जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहे थे। इसी प्रकार से यहाँ से Cu2+ आयंस आगे जा रहे थे। अब मान ली ये प्रोसेस चलता रहा, एक टाइम ऐसा आ गया जब दोनों साइड में कंसेंट्रेशन बराबर हो गई। समझ आ गई बात? तो क्या होगा, दो तरफ जब बराबर आ चुका है, इसका मतलब कहीं पर भी चार्जेस का फ्लो तो हो नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, वहां से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होगा। समझ आ गई बात सभी को? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर है एट इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या हुआ करेगा, जो मेरा ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें सेल से कोई करंट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि करंट भाई कब मिलेगा, जब आयंस फ्लो हो रहे होंगे। अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, इसका मतलब आयंस ने उस मोमेंट पर फ्लो करना बंद कर दिया, यानी उस टाइम पर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ गई बात सभी को? अब देखिए, अगर वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय NF इंटू लॉग ऑफ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एनोड कैथोड वाली बात आ रही है, Zn2+ आयन अपॉन Cu2+ आयन। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास दोनों की कंसेंट्रेशन को बराबर हो चुकी है, यानी बेसिकली ये क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर दोनों में से कोई चीज वेरी हो रही होती, तो ये पूरी क्वांटिटी जो हमारे पास यहाँ पे लॉग के आगे लिखी हुई है वेरिएबल होती। पर अभी क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो चुके हैं, कहीं से करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों का कोई पर्टिकुलर रेशियो बन रहा होगा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, और उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी जगह हटा के लिख देंगे यहाँ पर लॉग के सी लिख देंगे। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन के जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी ई नॉट सेल स्टूडेंट्स बराबर हुआ करता है 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ के सी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वैल्यूज कब है, जब आपका टेम्परेचर कितना होगा, बेसिकली रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, तभी आपको ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। समझ आ गई बात सभी को? तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हुआ करता है लास्ट इक्वेशन में बेसिकली, और हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, विच इज द कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर देखिए निकल जो है वो निकल 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोगों को डायरेक्ट ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो मैंने आपको दिखाया भी था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा था, 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू लॉग ऑफ के सी, इसके बराबर आ रहा था। तो हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए होगा पहले, पर वहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमको यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, विच विल बी ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड यहाँ पर कौन सा, इसका रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, देखिए Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, माइनस एनोड कौन सा होगा, सिंपल सी बात, ये एनोड हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, इट विल बी 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25 इज इक्वल टू इट विल बी 0.59 वोल्ट। समझ आ गई बात है? तो अगर मान लिया हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते, ये वाला पे हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 0.59 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए n कितना है, Cu2+ से Cu में रिड्यूस होने में कितने अपना चाहिए होंगे, 2 इंटू लॉग ऑफ के सी। तो यहाँ से मेरे पास लॉग ऑफ के सी कितना आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, देखिए अगर मान लिया हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, देखिए इसको अगर मान लिया हम 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इतना जाएगा, नहीं आ जाएगा, और 10 2 कितना हुआ करता है 20। तो अगर मान लिया हम लोग के सी निकालना चाहेंगे, देखिए लॉग उधर जाता है तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बेसिकली 10⁻20 हो जाएगा, या यही मेरा आंसर है। यानी मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10⁻20। समझ आ गई बात सभी को? तो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आया करते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है नास्ट इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले क्या आपको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी हम लोगों को क्या बताती है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी रखा होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी जो हुआ करती है, ये रिएक्शन की
स्पॉन्टेनिटी बताती है ना, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। यानी अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ करती है। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन का, इस रिलेशन का आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपको बस इसको एज इट इज याद रखना है, विच इज डेल्टा आर जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये मेरे पास में दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ चुकी हैं। समझ आ गई बात सभी को। अगर मान लीजिए हम ये सेकंड वाली इक्वेशन को वन बोल देते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए लास्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे तो वो क्या हो रही थी, ई सेल इज इक्वल टू, जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है मतलब बिना वैल्यूज को पुट करे, तो वो किसके बराबर हुआ करता है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर A अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड टू द पावर B। ठीक है, अब अगर मान लिया इस पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दें, एट इक्विलिब्रियम, तो मेरे पास में क्या हो जाया करता था, हमने पहले अप्लाई भी किया इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा, ई सेल, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ, ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, के सी के बराबर। समझ आ गई बात है। अब देखिए, अगर यही ई नॉट सेल की वैल्यू जो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास, अगर आप अपने आप इसको करके देखिएगा तो ये फाइनल इक्वेशन बन के क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन एफ इंटू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। तो देखिए एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इट विल बी डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ही रिलेशन है, आप लोग इसका भी आगे यूज करने वाले हैं, और ये इक्वेशन वही इंपॉर्टेंट। समझ आ गई बात। तो ये रिलेशन है, अगर आपको ये भी याद होगा तो इसको आप ऑटोमेटिकली डिराइव भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात है। तो इस फ्रेंड से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर बिग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें मेरे पास में ये इक्वेशन है, टू एफ ई थ्री प्लस प्लस टू आई माइनस कन्वर्ट होता है टू एफ टू प्लस में और आई टू में है ना, ये तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मेरे पास ई नॉट सेल गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, कह रहे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, पहले हम लोग को स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, हम लोग को दोनों क्वांटिटी से पूछी जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एनोड कैथोड को अलग अलग लेते हैं एक बार है, तो ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पर इसका हो रहा है, देखिए आई माइनस से आई टू में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी टू आई माइनस कन्वर्ट हो रहा है आई टू में, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन किसका, आयरन का, तो यहाँ पर लिखा भी है टू एफ ई थ्री प्लस, दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के रिड्यूस हो रहा होगा किसमें, टू एफ ई टू प्लस में। तो मेरे पास यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। समझ आ गई बात सभी को। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको पीछे बताया भी था, विच इज डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू हुआ करता है माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पर एन हमारे पास कितना है, टू, एफ हमारे पास कितना हुआ करता है, 96,487, और ई नॉट सेल में क्वेश्चन में गिवन है विच इज 0.236 वोल्ट। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,487 मल्टीप्लाइड बाय 0.236, ये कितना मेरे पास आ रहा है, 45541.864 जूल्स। ठीक है, मेरे पास आंसर आ चुका है। अब अगर मान लिया हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलो जूल्स में, तो क्या हो जाएगा, 45.541 किलो जूल्स। समझ आ गई बात है। तो मेरे पास में ये डेल्टा आर नॉट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट वाली स्लाइड पे हम लोगों के पास में डेल्टा आर नॉट की वैल्यू आ गई थी विच वाज 455.541 किलो जूल्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ से पता करना है लॉग के सी के बारे में, तो डेल्टा आर नॉट और लॉग के सी में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा आर नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये वैल्यू अगर हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4554.1 इज इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू कितनी, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है, 298 इंटू एल एन के। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम लोग उसको लॉग को एल एन के को नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45541 इज इक्वल टू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ के।
तो मेरे पास यहाँ से log ऑफ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारी क्वांटिटी यहाँ पर जो वो डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, दिस विल बी, हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटी थी, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 8.314 से, फिर डिवाइड करेंगे इसको 298 से, फिर डिवाइड करेंगे इसको 2.303 से, तो कितना आएगा 7.981। ठीक है, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आ चुकी है, माइनस ऑफ 7.981। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, k इज इक्वल टू वैल्यू को रिजल्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 10 to the power -7.981। तो कितना आ चुका है, लगभग 1.04 इंटू 10 to the power -8। तुम्हारे पास आंसर आ चुका कितना है, 1.04 इंटू 10 to the power -8। समझ आ गई बात। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये भी लगभग कितना है, इसको भी अगर आप देखिए ये 7.9 है ना, तो इसको आप बेसिकली 10 to the power -8 भी ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लास्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसी प्रकार के और मैथ्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।